नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं व्यापम स्कैम, बहुचर्चित व्यापम स्कैम के विसिल ब्लोअर, आदिवासी राजनीति, मध्य प्रदेश की आदिवासी राजनीति को बहुतों से बेहतर तरीके से समझने वाले, जैस से जुड़े हुए डॉक्टर आनंद राय। डॉक्टर राय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यह है कि आप 70 दिन जेल में रह के आए, क्या कारण था, क्यों आपको बेल नहीं हुई और ऐसा क्या अपराध कर दिया था आपने कि आपको काल कोठरी में इस सरकार ने रखा? देखिए, आनंद राय शुरू से ही मैं चाहता तो मैं एक आई सर्जन हूं, मैं चाहता तो एक सोवर लाइफ जी सकता था। मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है, हम दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन कॉलेज टाइम से ही कभी अन्याय को सहन नहीं किया, अत्याचार को सहन नहीं किया। हम वहां पर जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तब भी मैंने वॉइस को रेस किया, और जब मैं कॉलेज पास आउट होकर आया तब भी मैंने आवाज उठाई अन्याय के खिलाफ। तो जब भी घोटाले होते थे या कोई करप्शन होता था तो हम लोगों ने आवाज उठाई। हम लोगों ने 10,000 से ज्यादा आरटीआई लगाई, 50 से ज्यादा हमने पीआई लगाई, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग लड़े। और 2018 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें कहीं न कहीं जो सत्ता विरोधी लहर थी वो हम जैसे कई एक्टिविस्ट ने मिलकर बनाई थी। तो सरकार और खासकर शिवराज को ऐसा लगा कि ये वो लोग हैं जो हमारे खिलाफ आक्रामकता से जमीन पर काम कर रहे हैं, तो हम कांग्रेस से तो निपट सकते हैं, इन लोगों से निपटने के लिए अलग से एक रणनीति बनानी पड़ेगी। सरकार पलटी, लेकिन कुछ लोगों की गद्दारी की वजह से सरकार दोबारा भाजपा के हाथ में आ गई। और जैसे ही फिर भाजपा के हाथ में आई तो शिवराज सिंह का एक बदला हुआ रूप देखने को मिला। 2018 के पहले के जो शिवराज थे वो कहीं न कहीं असहमति की आजादी देते थे। वो हम जैसे एक्टिविस्ट जो यदि सरकार के खिलाफ विंडिक्टिव नहीं थे, लेकिन 18 के बाद जो 20 में जो शिवराज आए वो एकदम उन्होंने एक रणनीति बना ली कि इन लोगों को कुचल देना है, एक्टिविस्ट को एकदम कुचल के रख देना है। क्या आनंद राय डॉक्टर साहब, ये इस वजह से था कि जो आप लोगों ने 18 से पहले अपनी मूवमेंट चलाई थी, खासकर व्यापम स्कैम को लेकर के, उसमें शिवराज सिंह चौहान को व्यक्तिगत डैमेज बहुत ज्यादा हुआ, उनकी जो पर्सनल इमेज थी, अभी तक की जो इमेज उन्होंने कल्टीवेट की थी, उसके बाद ऐसा हुआ कि इन्होंने इतने लोगों का जॉब्स में कॉम्प्रोमाइज किया, डॉक्टर्स कॉम्प्रोमाइज हुए, भविष्य कॉम्प्रोमाइज हुआ, तो उनका जो पर्सनल साख इंपैक्ट हुई आपकी लोगों के आंदोलन की वजह से, इस वजह से ये वेंजेंस का माहौल बना। बिल्कुल, देखिए उन्होंने 3 पॉइंट पे अपनी इमेज बनाई थी। एक तो महिलाओं में उन्होंने अपनी छवि मामा के रूप में की थी, दूसरा सुशासन की मूर्ति, इस तरीके से अपनी वो ब्रांडिंग करते हुए आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से मुद्दे हमने उठाए उन्होंने उनकी इमेज को तार-तार कर दिया, और जिस तरीके से वो भारत का प्रधानमंत्री बनने का एक सपना देख रहे थे वो सपना चूर हो गया। बहुत पीछे वो छूट गए मोदी से। तो उनको कहीं न कहीं इसकी एक कसक है उनके अंदर कि आनंद राय के कारण, या इन जैसे जो एक्टिविस्ट थे, अजय दुबे हैं, आशीष चतुर्वेदी है, और भी कुछ लोग हमारे माइनिंग पे काम कर रहे थे, विनायक परिहार है, तो हम लोगों ने उनको एक्सपोज करके रख दिया कि किस तरीके से ये आदमी जो जेत का रेत व्यापारी है, ये किस तरीके से इसने मां नर्मदा के आंचल को पूरा छलनी किया, किस तरीके से इसने नर्मदा नदी के प्रवाह को पूरा अवरुद्ध कर दिया। और जो एक पांव वाला भैया था जिसकी एक छवि थी, वो आदमी आज किस तरीके से उनके जो पूरा परिवार है, वो हजारों डंपर्स उनके पास हैं, पूरे एरिया में रेत का कारोबार उनके पास है। जो एक मां साहब हैं जो 4,000 रुपए के वेतन पे थे, आज वो अरबपति हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बातें पहली बार नहीं आई हैं सामने, इससे पहले लगातार आती रही हैं, इस तरह के आरोप लगते रहे, लेकिन क्या कारण है कि कोई एक्शन कभी होता नहीं? क्या ये जो ऑपोजिशन अभी है हमारी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, इस वाले मामले को लेकर सिर्फ आरोप लगाने तक सीमित रहती है और उसके बाद फिर ये कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है? देखिए, जैसे कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में भी कोई एक्शन तो उनके खिलाफ नहीं हुआ। देखिए, जो लोग थे, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने शिवराज सिंह चौहान के साले की प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज किया, उन्होंने मेरे को डिफेमेशन नोटिस भेजा, मैंने उसका जवाब भी दिया। मुंबई में उनकी प्रॉपर्टीज थी, और सबसे बड़ी बात यह कि जिस प्रॉपर्टी को मैंने डिस्क्लोज किया था उसी एड्रेस से उन्होंने मुझे नोटिस भेजा, तो अपने आप ही प्रूव हो गया कि वो फ्लैट उनका है ना। और जब मैंने आरटीआई से पता किया कि इनका आय का स्रोत क्या, तो पता चला एक अखबार में वो डेली बेसिस एक पत्रकार है ना, तो उनका वेतन बहुत कम था, तो उसकी तुलना में उनकी जो असेट्स थे वो बहुत ज्यादा थे, और मेरे आरोपों से घबराकर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और कांग्रेस में उनको प्रदेश उपाध्यक्ष का बना दिया। अभी वो स्टार प्रचारक जी। तो कहीं न कहीं ऐसे लोग कांग्रेस में घुसपैठ कर चुके हैं जो कि शिवराज कैंप के लोग हैं जी। और ये एक रणनीति के तहत हुआ है, उन्होंने अपने लोगों को धीरे धीरे करके कांग्रेस में प्लांट कर दिया है जी। तो जब सरकार भी बदलती है तो उन लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है। तो ये जो रेत माफिया है, खनन माफिया है, शराब माफिया, यदि इनकी बारीकी में यदि आप जाएंगे तो लोग बिजनेस पार्टनर्स मिलेंगे आपस में। तो सरकार चाहे बदल जाए,
यदि व्यवस्था नहीं बदलेगी, तंत्र नहीं बदलेगा और एक नियत आपकी होनी चाहिए कि आपको करप्शन के खिलाफ, आप देखिए ना भ्रष्टाचार 5-5 परीक्षाओं के पेपर आउट हुए, कृषि विस्तार अधिकार परीक्षा, नर्सिंग घोटाला, शिक्षक पात्रता परीक्षा, पटवारी, लेटेस्ट पटवारी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई चुनावी मुद्दा नहीं है भ्रष्टाचार अभी, क्योंकि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं लोग अडॉप्ट कर चुके हैं कि करप्शन तो होगा। नहीं डॉक्टर साहब, क्या जो युवा इम्पैक्ट जिसके हुआ अफेक्टेड जो है, बेरोजगार है या जिसको नौकरी नहीं मिली या जो डायरेक्टली इससे जिसके ऊपर फर्क पड़ा है, वो तो इस मुद्दे को समझता है, बिल्कुल समझता है, वो तो उस हिसाब से बात भी कर रहा है। लेकिन ये जो दो पॉलिटिकल पार्टीज, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं अभी आदिवासियों की पॉलिटिक्स के बारे में भी आपसे बात करूंगा, लेकिन क्योंकि आपने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी और मैंने खुद देखी है, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 2018 में आई तो व्यापम स्कैम पे एक्शन होना था, ई टेंडरिंग स्कैम पे एक्शन होना था और तमाम बहुत सारे स्कैम्स थे जो लोग आप लोग उठाते थे, उस पर एक्शन होना था। लेकिन बात खत्म हो गई। अभी अगर उस तत्कालीन मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी से सवाल पूछा हमने, तो उनका जवाब सिर्फ ये था कि वो 2018 का अलग मॉडल थे, अब वो 2023 का मॉडल हो गए। मॉडल भले ही बदला हो, लेकिन एक्शन तो अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कोई अपना कोई डेमोन्स्ट्रेटिव एक्शन तो नहीं दिखाया। आपको क्या लगता है कि कोई चेंज आएगा अगर सरकार बदलेगी? देखिए, मैं तो जान पर रिस्क लेकर मैंने शिवराज सिंह का स्टिंग किया और हाईकोर्ट में लगाया, वहां सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने हम लोगों के ट्रांसफर कैंसिल किए, मेरी वाइफ को पिटीशन को इन्फेक्चुअस कर दिया। उसके बाद मैंने नरोत्तम मिश्रा का स्टिंग किया, किस तरीके से वो विधायक खरीदना चाह रहे थे, कितने में खरीदना चाह रहे थे और क्या लालच उन्होंने, मैंने पूरा स्टिंग उठाकर माननीय कमलनाथ जी को दे दिया। उनकी सरकार थी उस समय, हम चाहते तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एफआईआर कर सकते थे और नरोत्तम मिश्रा जेल में होते, हमारे पास पर्याप्त एविडेंस थे, वीडियो एविडेंस थे, हीरा लामा साथ में थे, उनका एक एफिडेविट लगता है, एक मेरा लगता, केस दर्ज हो सकता था। ई टेंडरिंग में भी हम कर सकते थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन से कारण थे, किस कारण इन सब चीजों पे कार्रवाई नहीं की गई, और यदि होती तो आज सरकार भी नहीं पलटती। आज यदि हम व्यापम में जो 1200 कंप्लेंट पेंडिंग थी एसटीएफ के पास, हम लोग कई बार मिले, आशीष चतुर्वेदी, मैं, पारस सकलेचा, हम लोग कई बार गए, लेकिन हम जो अपेक्षित कार्रवाई होनी थी, जो हमको उम्मीद थी, वो नहीं हो पा रही। इसकी कसक है हमारे दिल में। क्यों? ये कारण मैं जानना चाहता हूं कि क्यों, ऐसा क्या कारण था कि कार्रवाई नहीं हो पाई? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग जो व्यापम की जो टीम थी, उसमें जो काम करने वाले लोग थे, पारस सकलेचा हैं, मैं हूं, आशीष चतुर्वेदी हैं, दिग्विजय सिंह जी कुछ हद तक हमारे साथ थे, विवेक तनखा जी ने केस वेस लड़ा, कमलनाथ जी और सिंधिया जी का उतना व्यापम में इंटरेस्ट नहीं था, है ना। तो चूंकि जब वो सरकार में आए तो उनकी प्रायोरिटीज अलग थी, उनकी प्राथमिकता अलग थी, उनको लगता था कि भाई बदला नहीं लेना है, हमको बदलाव लाना है, मुझे कुछ अलग मॉडल बनाना है, तो उनकी रुचि नहीं थी। और हम लोग मिले भी उनसे कई बार, लेकिन उनकी रुचि थी मुझे विकास करना है, मुझे नई चीजों पे, मुझे पुरानी चीजें छोड़ो, तुम नया कुछ बताओ, है ना, डेवलप। तो हम लोग तो चूंकि करप्शन क्रूसेडर डर है, तो हम लोग तो बार बार जाके यही बोलते थे जो भ्रष्टाचारी हैं। मैं आपसे डॉक्टर साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बहुत ही आपके ही इलाके का देवास में एक मर्डर हुआ था 2007 में, आरएसएस के प्रचारक का, सुनील जोशी हत्याकांड हुआ था। उसमें भी मध्य प्रदेश पुलिस ने खात्मा लगाया था, उसमें एनआईए के पास मामला गया था, तो कांग्रेस सरकार ने तो उसको भी रीओपन नहीं किया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस का जो कैडर है जी, वो कुछ हद तक कांग्रेस में इन्फिल्ट्रेट कर चुका है ना, और बड़ी प्लानिंग से आरएसएस ने अपने कुछ लोगों को कांग्रेस में जगह बनवा दी जी। वो जो लोग हैं वो कॉमन है, तो जब सरकार पलटती भी है तो नहीं होता है, क्योंकि देखिए कई सारे एजेंडे में कांग्रेस के लोग जो हैं उनको भी ऐसा लगता है कि आरएसएस के जो अनुषंगिक संगठन है, 70-80 अनुषंगिक संगठन है, उनके लोग कांग्रेस में आ चुके हैं जी। और ये प्रयोग वो महाराष्ट्र में भी कर चुके हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना के अंदर भी आरएसएस का कैडर है, भाजपा में तो है ही, है ना। ऐसे कई जगह बसपा में अपना कैडर भेज चुके हैं। यदि आप उड़ीसा जाए तो आरजेडी जो अपना जो बीजू जनता दल, बीजू जनता दल में आरएसएस का कैडर है, तो आरएसएस अपने लोगों को हर जगह प्लांट कर रही है, और वही लोग जब सत्ता पलटती है तो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और खासकर ब्यूरोक्रेट जो हैं, कई सारे ब्यूरोक्रेट जो आज आरएसएस के स्वयंसेवक की तरह काम कर रहे हैं, कई पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कि आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं। मैं तो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को जानता हूं जो आरएसएस की शाखाओं में जा रहे हैं और आरएसएस के बौद्धिक को तो डॉक्टर साहब, कोई आगे उम्मीद दिख रही है आपको? चेंज के बाद कुछ फर्क पड़ेगा क्या? हमारा काम है लड़ना जी, हम एक विसल ब्लोअर है, हमारा काम है सीटी बजाना, सीटी बजा के एक अवेयर करना कि भाई यहां गलत हो रहा है। फिर एजेंसी का काम शुरू होता है कि एजेंसी उसको इन्वेस्टिगेट करे,
सरकार की नीयत पे सवाल उठता है कि उनके जो सरकारी वकील हैं उस केस को कैसे आगे बढ़ाते हैं और उसको अंजाम तक कैसे पहुंचाते हैं। होता कि कई बार जनता हमसे उल्टा पूछने लगती है कि यार व्यापम में तो कुछ नहीं हुआ, तुम लोगों ने क्या किया। तो हम क्या कर सकते हैं? क्या करते हैं? एक आम आदमी क्या कर सकते हैं? एक आम आदमी चीज को उजागर कर सकता है। जैसे मैं शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात करूं, गोविंद राजपूत के कॉलेज से पर्चा लीक हुआ, उसमें उन पे इंक्वायरी नहीं हुई, मुझे जेल भेज दिया गया अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के साथ। जैसे कि मैंने किसी को आदिवासी या दलित को गाली दे दी हो, है ना, एट्रोसिटीज एक्ट का मिसयूज हुआ, सीधे सीधे पूरा प्रदेश देखते रहा। मुझे दिल्ली से घसीट के लाया गया हथकड़ी बांध के, जैसे कि मैंने कोई डाका डाला हो। मैं कोई डॉन हूं दुबई से, जैसे किसी डॉन को जिस तरीके से मीडिया चैनल लोकल चैनल में चलवाया गया कि आनंद राय को दिल्ली के होटल से गिरफ्तार किया गया, काबुली होटल से, तो जो फ्लैश चल रहे थे, मेरे रिश्तेदार में कई लोग आहत हुए, जैसे उनको लगा कभी कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। क्या आखिर किया क्या है? हाँ। तो ये कई बार गलत लगता है कि समाज भी साथ नहीं दे रहा है। देखिए, समाज की बहुत सारी शायद मजबूरियां रहती हैं और दिन रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरीके से आदमी उलझा हुआ है, प्लस डिवीजन है सोसाइटी में, तो शायद रिएक्ट नहीं करता। लेकिन समाज शायद समझता सब कुछ है, मजबूरियां बहुत। लेकिन डॉक्टर साहब, अब थोड़ा आदिवासियों की तरफ बात करें। आदिवासियों की जो मध्य प्रदेश की राजनीति है, आपसे बेहतर शायद ही कोई मध्य प्रदेश में उसको समझता है। आप हमें बताइए कि मध्य प्रदेश की टोटल जो 47 आदिवासी सीटें हैं रिजर्व, उसमें से गोंडवाना का इन्फ्लुएंस कितनी सीटों पर है और आपका जैस का इन्फ्लुएंस कितनी सीटों पर है, और इम्पैक्ट क्या होने वाला है? अभी 17 तारीख को चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि आदिवासियों को अपनी तरफ आकर्षित करे, लेकिन बीच में दशमत रावत का पेशाब कांड हुआ है। कांग्रेस पार्टी लगातार पेशाब कांड को छत्तीसगढ़ में अभी राहुल गांधी ने उठाया। क्या इम्पैक्ट हो रहा है और आदिवासी किस तरफ जा रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में यदि हम देखें तो जो महाकौशल अंचल है, गोंडवाना अंचल, वहां करीब 25 सीटें हैं जी। उसमें बैतूल जिला भी आ गया और हरदा जिले की एक सीट आ गई, टिमरनी सीट। ये गोंडवाना है। टिमरनी चूंकि मकड़ाई स्टेट के अधीन आता है तो गोंडवाना के अधीन आता है। हरसूद भी गोंडवाना के अधीन आता है ना। तो करीब 25 जो सीटें हैं वो गोंडवाना अंचल की और 22 सीटें भीला अंचल की हैं जी। और कई सीटें ऐसी हैं जो सामान्य हैं, लेकिन वहां आदिवासी वोट 40,000 से लेकर 70,000 तक है। जवेरा सीट पे तो 80,000 आदिवासी है, वो रिजर्व नहीं है, रिजर्व नहीं है। तो ऐसा करीब 85 ऐसी सीटें हैं जहां सीधे सीधे आदिवासी मुद्दों से चीजें पोलराइज होती हैं जी। और यदि आंदोलन की बात हो तो चाहे नेमावर कांड हो, चाहे कन्हैया भील को जब घसीट कर मारा गया नीमच में जी। या फिर हम खेरकुंडी की बात करें जहां कस्टडी के अंदर खाल उतार ली गई जी। उसके बाद ये जो सीधी कांड हुआ पैसा का, हर जगह जेएस ने खुलकर प्रोटेस्ट किया और हमारे कैडरों पर एफआईआर दर्ज हुई। मेरे खुद पे कई एफआईआर दर्ज हुई जी। हमारे जो जेएस का कैडर है 10 लड़कों को जिलाबदर किया गया है अभी तक। एक पे एनएसए लगाया है और जिस पे एनएसए लगाया वो पिछली बार भी 19,000 वोट लाया था और इस बार भी वो इंडिपेंडेंट सैलाना से लड़ रहा है। तो जमीन पर यदि किसी ने आंदोलन किया है, एफआईआर झेली, तो वो जेएस था। लेकिन जेएस को सत्ता में जो प्रतिनिधित्व देना था, सत्ता में जो उनको एब्जॉर्व करना था उनके लीडर्स को, वो कहीं ईमानदारी मुझे नहीं दिखाई दी कि यदि आप बात तो करते हैं कि हम आदिवासियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम एसटी एससी को साथ लेकर लेकिन उनकी जो यूथ पीढ़ी है जो एक प्राकृतिक रूप से एक लीडर के रूप में उभर रही है, पढ़े लिखे लोग हैं, आप उनको जगह नहीं देना चाहते, स्पेस नहीं देना चाहते और फिर आप उम्मीद करते हैं कि वो वोट आपको ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो वोट ट्रांसफर होना बड़ा मुश्किल है। हम लोगों का क्लियर कट स्टैंड है कि जहां हमारे लोग मजबूत हैं वहां तो वो वोट जेएस के लोगों का वोट उनको जाएगा, लेकिन जहां हम लोग इतना अच्छा नहीं कर पा रहे वहां हमारा वोट बीजेपी और आरएसएस को बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि हम किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी आरएसएस नीति सरकार नहीं चाहते जी। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भी पिछले बड़े लंबे समय से आदिवासियों के बीच काम करने की कोशिश कर रहा है और कर भी रहा है, और हिंदू फोल्ड में उनको एसिमिलेट करने की भी एक बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है। यही दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आदिवासियों पर जबरिया एक प्रेशर बना रही है कि आप बोलिए कि आप हिंदू हो। आदिवासी न हिंदू है, न मुस्लिम है, न ईसाई है, वो प्रकृति धर्म को मानता है। और जो गोंडवाना पट्टी है वो कोया धर्म को मानते हैं, उनका अपना एक गोंडी धर्म है ना। तो इनकी पूजा पद्धति अलग है, इनके लोक देवता अलग हैं, इनकी भाषा अलग है, इनकी लिपि अलग है, इनके गुरु अलग है। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य है, हम मानते हैं कि शंकराचार्य से हिंदू धर्म और सनातन धर्म आया है। ऐसे जो गोंडी धर्म है वो पहाड़ी कुपार लिंगो, वो इनके आदि गुरु थे। कछारगढ़ में गोंदिया जिले में उनकी गुफा है, वहां उन्होंने गोटुल की स्थापना की और वहां से उन्होंने अपने शिष्यों को आगे किया। उनकी जो वाइफ थी रायतौर लिंगो, उन्होंने महिला एजुकेशन सबसे पहले स्टार्ट किया। तो इनको समझना होगा कि गोंडी धर्म, गोंडी लिटरेचर क्या है, भीली जो लिटरेचर क्या है, इनके देवता क्या है, कोरकू एक अलग
जनजाति है वो मेघनाथ की पूजन करते हैं, आप मेघनाथ को विलेन मानते हैं। कई जगह रावण की पूजा करते हैं आदिवासी वर्ग, आप रावण को विलेन मानते हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें विरोधाभास है, सांचे में ढल नहीं रहा है जी। तो ये चाहते हैं कि पूरा आदिवासी हिंदुत्व के सांचे में ढल जाए। और कई जगह लोग कट्टर हैं, कई जगह वो लोग हिंदू बन गए, कई जगह वो मुस्लिम बन गए हैं। कई राज्यों में, हम लक्षद्वीप की बात करें, कई जगह क्रिश्चियन बन गए हैं। लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमको हमारे हाल पर छोड़ दिया जाए, हमको हमारा धर्म मान्य दे और हमारी डिग्निटी के साथ, हमारी अस्तित्व के साथ छेड़खानी ना की जाए। तो सर मेरा ये अगला सवाल जो नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन है कि आरएसएस कितनी कामयाब हुई है आदिवासियों को हिंदू फोल्ड में एसिमिलेट करने में? क्योंकि इलेक्टोरली अगर हम देखें तो 2018 के चुनाव में तो भले ही उनको सक्सेस नहीं मिली, लेकिन उससे पहले सक्सेस भी आदिवासी इलाकों में इलेक्टोरल मिला है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को अगर आप नेशनल लेवल पर देखें तो जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उनके काल में राष्ट्रपति बनी है, हमारे गवर्नर आदिवासी उनसे आते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी हर लेवल पे प्रयास तो कर रही है, लेकिन एज अ नॉन आदिवासी हु इज वर्किंग अमंग्स्ट आदिवासी, आप हमको बताइए कि आरएसएस कितनी कामयाब हुई है और कितनी उनको मतलब नाकामयाब हुई है? आरएसएस जो है बहुत चालाक है। उसके जो जितने संगठन है, अनुसांगिक संगठन, वो डमी पावर देना चाहते हैं। जैसे राष्ट्रपति तो वो बनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं। वो राज्यपाल तो बनाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते। मुझे आप बता दीजिए एक लीडर मध्य प्रदेश के अंदर जिसको इन्होंने आदिवासी लीडर को आगे बढ़ाया हो। विजय साय जी को भी लूप लाइन में डाल रखा है और विजय साय जी ये चुनाव हार रहे हैं, मैं आपको बताऊं। वैसे वो भी राजघराने से आते हैं, रॉयल ब्लड है उनके, तो उनकी माँ राजपूत है, राणा परिवार से है, नेपाल से है, और उनके एंसेस्टर्स भी राजपूत हैं। तो वो एक रॉयल ब्लड है। तो आम आदिवासी को कभी इन्होंने आगे नहीं। मैं यदि राष्ट्रपति की बात करूं तो राष्ट्रपति बनाया जरूर, लेकिन एक राष्ट्रपति होने के नाते उन्होंने आदिवासियों के लिए कौन सा कानून लाई? मणिपुर मुद्दे पर वो खामोश थी, पूरा आदिवासी उनसे नाराज थी। वहां जो राज्यपाल है हंसुया उइके जी मणिपुर में, वो भी मध्य प्रदेश से है। उन्होंने थोड़ी मुखर थी, उन्होंने काफी सवाल उठाए, मुखरता की, और लेकिन उनसे जो उम्मीद थी लोगों को वो उतना नहीं कर, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की समय समय पर। तो उनको आदिवासी ये चाहता है कि हमको आदिवासियों के नाम पर एक गूंगी गुड़िया नहीं बिठा दी जाए, हमको एक बोलने वाला, मुखरता से बोलने वाला, खासकर 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और पैसा एक्ट, इसको जमीन पर उतारने वाला आर्टिकल 244(1) में जो प्रावधान है, ट्राइबल एडवाइजरी जो काउंसिल है, उसको कम से कम कैबिनेट के इक्विवेलेंट आप दर्जा दीजिए। और संविधान में लिखा है जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा है जो आर्टिकल 275 में आता है, गच्छित धन जिसको हम बोलते हैं, उसका इस्तेमाल 89 ट्राइबल ब्लॉक में होना चाहिए टीएससी की अनुशंसा के अनुरूप। वो नहीं होता। राज्यपाल की जिम्मेदारी है कि वो टीएससी की बैठक कम से कम साल में 3 बार करे और अपनी अनुशंसा राष्ट्रपति को भेजे। ये सब भी नहीं हो रहा है। और जब ये मामले हुए, सिवनी का मामला हो, नेमावर का, खेरकुंडी का, नीमच का, ये सब मामले जहां आदिवासियों पर अत्याचार हुआ, न राष्ट्रपति कुछ बोले न राज्यपाल कुछ बोले। तो हमको एक ऐसा राज्यपाल चाहिए, ऐसा राष्ट्र जो आदिवासियों का पालक हो। संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति आदिवासियों का पालक है और राज्यपाल उनके प्रतिनिधि। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर क्या हो रहा है? जब आदिवासियों पर अत्याचार हुए तो संवैधानिक पदों पर बैठे ये लोग चुप क्यों? तो मतलब भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की अगर हम चुनाव की बात करें, अभी 2023 में जो हो रहे हैं, अभी 17 तारीख को, उसमें ऐसा लगता है आपको कि, और आपने तो ओपनली कहा भी है कि हम नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी को, तो एक तरह से आपका सॉफ्ट अलायंस या अनडिक्लेयर्ड अलायंस कांग्रेस पार्टी के साथ है? देखिए, हम चाहते हैं हमारे नेतृत्व को जगह मिले, है ना, और अभी नहीं मिल रही है। अभी तक जेएस को हमने एक राजनीतिक पार्टी का दर्जा इसलिए नहीं दिया है, हमने बनवा, हम चाहते तो बनवा लेते, 2 महीने का काम था। लेकिन हम नहीं चाहते कि वोटों का डिवीजन हो, वोटों का बिखरा हो, सत्ता विरोधी जो वोट है वो बटे आपस में। इसलिए हमारा एक मौन समर्थन कांग्रेस को रहता है। लेकिन हम साइड बाई साइड हम ये भी चाहते हैं कि हमारे लीडर्स खड़े हों, लीडरशिप डेवलप हो। और जिला पंचायत चुनाव में हमने 25 जिला पंचायत सदस्य बनाए। डॉक्टर साहब, यही मेरा आपसे मतलब सवाल है कि अगर आप कांग्रेस को ही समर्थन करते जाएंगे, मौन समर्थन करते जाएंगे और कहेंगे कि हम चाहते हैं कि लीडरशिप डेवलप हो, तो लीडरशिप कैसे डेवलप होगी? लीडरशिप डेवलप करने के लिए तो आपको लड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा आगे जाके। मैं आपको बता रहा हूं कि हमने जिला पंचायत चुनाव में 25 जिला पंचायत सदस्य हैं हमारे, 50 जनपद सदस्य बने, 1000 सरपंच बने। कई बच्चे तो ऐसे बने जिनके जेब में 100 रुपया भी नहीं था, सरपंच बन गए। अभी विधायक के लिए मैं बात करूं तो हमारे पास कुछ लोग हैं जो 25 से 30 हजार वोट लाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जितना मैंने बारीकी से चुनाव को समझा है, चुनाव में पैसा और मीडिया मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है और एक नैरेटिव बना देते हैं ये लोग। तो पैसा आदिवासियों के पास नहीं, गरीब बच्चे हैं। चुनाव में वो क्राउड फंडिंग से 2 लाख से 10 लाख तक खर्च कर रहे हैं। लेकिन 2 लाख से 10 लाख में आप उन पार्टियों से नहीं लड़ सकते जो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी है जो 7 से 10 करोड़ रुपए पर सीट खर्च कर रही है, और कांग्रेस भी करीब 2 करोड़ रुपया पर सीट खर्च कर रही है।
इनडायरेक्टली अब बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं इनके पास, सब कुछ है। देखो संसाधन हमारे पास नहीं है, और सीमित संसाधन में जेएस जितना कर सकता है उतना वो कर रहा है, उससे ज्यादा कर रहा है। पिछले 5 साल 6 साल के अंदर जेएस को राष्ट्रीय स्तर पर एक ब्रांड हमने बनाया है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और जल्दी आप देखेंगे कि यदि जगह नहीं मिली हमको तो एक विस्फोट होगा। हम लोग एक अलग राजनीतिक दल भी बना सकते हैं भविष्य में, और एक बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश की राजनीति में हमारी बैठक। अच्छा आनंद भाई, लास्ट सवाल मेरा आपसे है कि आउटसाइड मध्य प्रदेश कहां जेएस का एक्सपेंशन आप कर रहे हैं, और क्या क्या आपका फ्यूचर? देखिए, छत्तीसगढ़ में है जेएस, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में अभी एक जगह चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो जेएस विचारधारा जो है, जेएस एक दल नहीं, जेएस एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा। जैसे हिंदुत्व एक विचारधारा है ना, ऐसे जेएस एक विचारधारा जागृत जो आदिवासियों के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को जमीन पर उतारना चाहती है। तो जेएस एक आइडियोलॉजी है बहुत बड़ी, उससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जेएस में भी आपस में मनमुटाव भी हैं, कुछ लोग ये चाहते हैं, कुछ लोग वो चाहते हैं, लेकिन हम बस ये नहीं चाहते कि हमारे वोटों का बिखराव होकर उसका फायदा आरएसएस ले जाए। तो एक बात तो साफ है कि जेएस जो है एक सॉफ्ट अलायंस या हिडन अलायंस कांग्रेस पार्टी के साथ मध्य प्रदेश में इन चुनावों के लिए उनका है, और ऐसा शायद इसलिए कि वो नहीं चाहते हैं कि जो सत्ता विरोधी जो वोट है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो वोट है, उसका बिखराव हो। क्या कांग्रेस पार्टी आदिवासियों का वोट लेने में कामयाब होगी, ये समय बताएगा, लेकिन इतना लगभग तय है कि अगर आदिवासी यूनाइटेड हो जाएं और मध्य प्रदेश में किसी एक दल को वोट कर दें, तो न केवल उन 47 सीटों पर जो आदिवासियों के लिए रिजर्व है, बल्कि टोटल 100 सीटें ऐसी हैं जहां पर इन्फ्लुएंस आदिवासी करते हैं। तो ये बात साफ है कि अगर आदिवासी यूनाइटेड होकर वोट करें तो जिस तरफ आदिवासी का वोट जाएगा वो मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में कामयाब होगा। डॉक्टर राय, हमारे साथ आप आए, हमारे से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।